हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग ध्यान देंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुका है और आपको बहुत बहुत बधाई हो और बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छा करके आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा कि पहला पेपर आपका हिंदी है और हिंदी में मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को उठाया हूँ जो कि आना तय है। ठीक है, आना तय है। और वो सारी चीज़ें हमने जो भी उठाए हुए हैं वो व्याकरण से, और व्याकरण का एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और व्याकरण से हमने जो भी प्रश्न उठाया है इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, और यही प्रश्न को आप तैयारी करके चले जाइएगा, आपका अच्छा नंबर उठ जाएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लिखा है उपसर्ग के बारे में कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, क्या चीज़, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उस शब्दांश को ही हम उपसर्ग कहते हैं। कहने का मतलब है कि यह किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है, यानी पहले जुड़ता है। समझे कि नहीं? जैसे मैं आपको उपसर्ग में जो भी पढ़ने हैं क्लास 10th के सिलेबस में, वो इतने चीज़ पढ़ने हैं। क्या चीज़? इतने अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि और सु, इतने उपसर्ग के बारे में आपको पढ़ने हैं और इसी में से प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, जिसे अ की सहायता से अगर कोई शब्द बनाना है तो अ से हम अछूत कह सकते हैं, अडल कह सकते हैं, अमर कह सकते हैं, अज्ञान कह सकते हैं, अविश्वास कह सकते हैं। अगर अन की बात करते हैं हम तो अन से अनपढ़, अनजान, अनमोल, अनहोनी कह सकते हैं। जितने भी चीज़ें हमने यहाँ पे बताए हुए हैं, लिखे हुए हैं, आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, आप आराम से बना लेंगे। अधि का अधिकार हो गया, अधिपति, अधिनायक और अधिवक्ता, यानी पहले हमें अधि 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 जोड़ करके एक ऐसे शब्द की रचना करना है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। अधिकार का कुछ अर्थ होता है, अधिपति का मतलब ही कुछ होता है, अधिनायक का कुछ मतलब होता है, अधिवक्ता का भी कुछ मतलब होता है। समझे कि नहीं? अब देखिए, अब से बनाना है अपमान, अपशब्द, अपनापन, अपराध। समझे कि नहीं? ये सारी चीज़ें हम बना लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अनु से हम अनुसार, अनुसरण, अनुरूप, अनुगुण, इस तरह से हम बना सकते हैं। उप से हम उपकार, उपदेश, उपमान, उपस्थिति, ऐसा हम बना सकते हैं। सह से सहकर्मी, सहकार, सहयोगी, सहपाठी, ऐसे बना सकते हैं। निर से निराकार, निर्जीव, निर्मल और निरपराध बना सकते हैं। अभि से अभियान, अभिशाप, अभिनेता और अभिनव जैसे शब्द बना सकते हैं। परि से परिधि, परिवार, परिक्रमा, परित्याग जैसे शब्द बना सकते हैं। और सु से सुलभ, सुलेख, सुंदर और सुमित्रा जैसे शब्द बना सकते हैं। ये हमारे 10 के सिलेबस में इतना ही पढ़ने हैं और इतना ही में से आएगा, और इसलिए आप इसको ध्यान से देख लेंगे। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं और ये नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े, ताकि मैं और भी बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। उपसर्ग जानने के बाद में हम लोग समझेंगे प्रत्यय के बारे में। क्या चीज़? प्रत्यय। प्रत्यय एक ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द के सबसे लास्ट में यानी अंत में जुड़ता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उस शब्दांश को ही हम बोलते हैं क्या चीज़? प्रत्यय। क्या चीज़? प्रत्यय। ये क्या होता है? किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। और 10th के सिलेबस में जो पढ़ना है उतना ही हमने यहाँ पे लिया है और इससे अधिक कहीं से नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आई का उपयोग करके हमें बनाना है क्या चीज़? शब्द बनाने हैं। त्व, ता, पन, वा, हट और वट, इतने जितने भी है शब्द, इतने इनकी सहायता से हम नए नए शब्द की रचना करेंगे। और ये कहाँ जुड़ना चाहिए? अंत में। प्रत्यय का मतलब है कि ये अंत में ही जुड़ना चाहिए। जैसे आई की सहायता से शब्द बनाना है, जैसे मिठाई, लास्ट में आई आया, मिठ और आई, मिठाई। लंबाई, ठीक है, चतुराई और नपाई, ये सारी चीज़ें में लास्ट में आई आया है। अगर त्व की बात करें हम तो महत्व, लघुत्व, व्यक्तित्व और तत्व, ये सारी चीज़ें आती है। इसको आप ढंग से पढ़ लेंगे। ता की बात करें तो प्राचीनता, महानता, तत्परता, अधीरता, इस तरह से। पन का बात करें तो अकेलापन, गोरापन, पीलापन, बचपन और पागलपन, इस तरह से हम बना सकते हैं। वा की अगर बात करें तो दिखावा, बुलावा, पहनावा और भूलावा, इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर हट की बात करें हम, क्या चीज़? हट का, तो घबराहट, लास्ट में देखिए हट आ रहा है, समझे कि नहीं? तो घबराहट, चमचमाहट, चिकनाहट,
गड़बड़ाहट, समझे कि नहीं, ये सारी चीज़ें आ रही है अंत में। अगर वट के बारे में बात करें तो लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, वट, थकावट, मिलावट, सजावट और लिखावट, समझे कि नहीं, यह सारा चीज़ें हम लोग को समझना चाहिए। ठीक है, तो 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, हम क्या बताएं आपको, सबसे पहले उपसर्ग के बारे में, इसके बाद में किसके बारे में बताएं, प्रत्यय के बारे में। इतनी बात आपको समझ में आ गया तो हम समझते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए, हम लोग को पढ़ना है समास के बारे में। तो समास क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से कि समास रचना में 2 शब्द अथवा 2 पद होते हैं। अगर समास की रचना करना है तो वहाँ पे कितने शब्द होते हैं बाबू, 2 शब्द अथवा 2 पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, क्या चीज़, पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर पद कहते हैं ना। ये समझिए कि समास में 2 पद होते हैं या 2 शब्द होते हैं। पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद तथा दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, आपको बता दूं अब समासिक पद के बारे में कि समासिक पद क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्व पद तथा उत्तर पद से मिलकर बनने वाला शब्द जो है समासिक पद कहलाता है, समझे कि नहीं। हम बोले कि समास में 2 पद होता है, एक उत्तर पद और एक क्या चीज़, एक होता है पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। ठीक है, और इन दोनों की सहायता से जो नया शब्द बनेगा उसी को बोल देंगे हम क्या चीज़, समासिक पद। अब हम समझते हैं इसके प्रकार के बारे में। लिखा है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, क्या चीज़, समास 6 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। ये इतने प्रकार के समास होते हैं जिसमें से हमको इसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, कर्मधारय समास के बारे में, द्विगु समास के बारे में, द्वंद्व समास के बारे में और बहुव्रीहि समास के बारे में हम लोग को पढ़ना है। 1, 2, 3 और 4 समास के बारे में पढ़ने हैं। बाबू बोर्ड एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट हो आप लोग ध्यान देंगे, आपको कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं द्वंद्व समास के बारे में, इसके बारे में कि द्वंद्व समास क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से एक बार समझ लेंगे। लिखा है जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, कहने का मतलब है कि हम बताएं आपको समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तम पद। कहने का मतलब पूर्व पद को हम पहला पद बोल सकते हैं और उत्तम पद का अंत वाला यानी कि लास्ट वाला पद बोल सकते हैं, दूसरा पद, समझे कि नहीं। तो ये दोनों मेन होते हैं, प्रधान का मतलब मेन, समझे ना। यानी जिस समाज में या जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, क्या चीज़, दोनों पद प्रधान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि जो भी हम क्या बोलते हैं कि वो शब्द लिखेंगे उसमें दोनों पद क्या होना चाहिए, उन प्रधान होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए ना। देखिए नोट में हम क्या लिखे हैं इसको ध्यान से समझिए। नोट में वैसे ही शब्द लिखा जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना। लिखा है कि इसके दोनों पदों के बीच, हम बताएं कि 2 पद होते हैं ना, इसलिए इनके दोनों पदों के बीच और, तथा, या, अथवा व एवं का प्रयोग होता है, समझे कि नहीं। देखिए उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, आपको पहचानना है। एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे और एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा कि बताइए अन्न और जल में कौन सा समास है, ठीक है, और इसका समास विग्रह कीजिए। तो समास विग्रह इस तरह से करना है और ये हमारा शब्द है, ठीक है। ध्यान देंगे, अगर अन्न और जल आ रहा है, क्या चीज़, अन्न जल, तो हम इसका समास विग्रह ऐसे करेंगे अन्न और जल। अगर बीच में ऐसे डैश का चिन्ह दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे हम और या अथवा या एवं या तथा या का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, समझे कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, अन्न और जल में कौन सा समास है भाई, तो इसको अन्न और जल बोल सकते हैं, अन्न जल को अन्न और जल बोल सकते हैं। तो इसमें द्वंद्व समास है, इसमें ये भी प्रधान है और ये भी प्रधान है, दोनों मुख्य हैं। अपना और पराया, इसमें देखिए अपना और डैश पराया है, तो इसको हम लिख सकते हैं अपना एवं पराया या अपना और पराया। चाचा चाची लिखा हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं चाचा और चाची। भूख प्यास लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं भूख और प्यास। राजा रानी है, इसको हम बोल सकते हैं राजा और रानी। राम सीता है, तो इसको हम राम और सीता बोल सकते हैं, समझे कि नहीं। तो इस तरह के समास को हम बोलेंगे द्वंद्व समास, समझे ना। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, मेन होते हैं, मुख्य होते हैं। राम और सीता ही मेन है, ठीक है। राजा और रानी भी मेन है, भूख और प्यास भी मेन है,
चाचा और चाची ही मेन है, और अपना और पराया भी मुख्य है, और अन्न और जल भी मुख्य है, यानी प्रधान है। समझे कि नहीं? तो जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो हम कहेंगे कि वहाँ पे द्वंद्व समास है। नेक्स्ट समास की अगर बात करें हम तो आता है, नेक्स्ट समझते हैं द्विगु समास। इसमें लिखा हुआ है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक तथा द्वितीय पद किसी समूह अथवा समाहार का बोध कराता है तो उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि इसका पहला वाला जो पद रहेगा वो संख्यावाचक होगा, यानी कि संख्या को दर्शाएगा, और जबकि दूसरा वाला जो शब्द रहेगा, क्या चीज़, द्वितीय पद, वो समूह को दर्शाएगा। किसको? समूह को दर्शाएगा। तो वहाँ पे होता है द्विगु समास। समझे कि नहीं? ध्यान से देखेंगे इसका एग्जाम्पल। जैसे लिखा हुआ है पंचतंत्र, क्या चीज़, पंचतंत्र। तो इसमें पहला पद जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है पंच का मतलब पाँच, क्या चीज़, पाँच। तो पाँच तंत्रों का समूह पंचतंत्र कहलाता है। समझे कि नहीं? पांच तंत्रों का समूह क्या कहलाता है? पंचतंत्र कहलाता है। अगर ऐसा आता है कि पहला वाला संख्या को दिखा रहा है और दूसरे वाला समूह को दिखा रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये द्विगु समास है। समझे कि नहीं? ये समझेंगे कि सब पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक, और दूसरा पद क्या दिखा है, समूह अथवा समाहार। देखिए समाहार या समूह दोनों एक चीज़ है ना। अगर समाहार भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी समूह है, या समूह लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी समूह है। समझे कि नहीं? तो पंचतंत्र क्या मतलब है, पांच तंत्रों का समूह। ये समास है, ठीक है। ये देखिए ये शब्द है, और इसको हम देख करके समास का नाम लिखेंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद क्या है, ये संख्यावाचक है, और दूसरा क्या है, समूहवाचक है। समझे कि नहीं? तो लिखा है पंचतंत्र को हम बोल सकते हैं पांच तंत्रों का समूह, और देखिए दूसरा लिखा है त्रिवेणी, यानी तीन वेणियों का समूह। समझे कि नहीं? पंचवटी, पांच वटों का समूह, ठीक है। पंच मतलब पांच, वटों का समूह, वट मतलब होता है वृक्ष, क्या है, वृक्ष। पांच वृक्षों का समूह या पांच वटों का समूह। अगला है शताब्दी, सौ आब्दी का समूह। शत मतलब होता है सौ, आब्दी मतलब होता है वर्ष। तो 100 वर्ष का समूह या सब 100 आब्दी का समूह। अष्ट सिद्धि में लिखा है 8 सिद्धियों का समाहार या समूह बोल सकते हैं। समझे कि नहीं? इसमें देखो अष्ट मतलब 8 होता है ना। अगला है दो राहा, यानी 2 राहों का समूह। अगला है चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरात्र, 9 रातों का समाहार या समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। समझे कि नहीं? अगर पहला पद संख्यावाचक है, दूसरा क्या है, समूहवाचक, तो ऐसे समास को हम बोलेंगे द्विगु समास। हम चलते हैं आगे वाला समास के बारे में पढ़ने, जो कि लिखा हुआ है कर्मधारय समास। ये कर्मधारय समास आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है और ये एग्जाम में आएगा, तो ध्यान समझिए। लिखा है जिस समास में पूर्व पद यानी प्रथम पद विशेषण हो, क्या हो, प्रथम पद विशेषण हो, और उत्तम पद या दूसरा पद, क्या चीज़, उत्तम पद यानी दूसरा वाला पद विशेष्य हो। यानी पहला पद क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, और दूसरा पद क्या होना चाहिए, विशेष्य होना चाहिए। तो उस समास को हम बोलते हैं द्विगु समास। आपको समझ में नहीं आया तो ध्यान से समझिए। जैसे लिखा है नील कमल, क्या चीज़, नील कमल। तो नील जो है एक विशेषता बता रहा है, क्या चीज़, कमल की, किसकी, कमल की, कमल की विशेषता बता रहा है। नील का मतलब नीला है जो कमल। समझे कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि ये विशेषण है और ये विशेष्य है। विशेष्य का मतलब कि जिसका विशेषता बताया जा रहा हो वो है विशेष्य, और जो भी विशेषता हो इसका वो होता है विशेषण, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि नील कमल को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता बता रहा है। तो हम यहाँ पे कर्मधारय समास के बारे में बोल सकते हैं कि यहाँ पे कर्मधारय समास है। अगला देखिए पुरुषोत्तम, इसका मतलब है पुरुषों में है जो उत्तम, ठीक है। पुरुषों में है जो उत्तम उसको हम बोल सकते हैं क्या चीज़, पुरुषोत्तम। यानी पुरुष का क्या बता रहा है भाई, ये बोल सकते हैं कि विशेषता बता रहा है कि ये पुरुषों में उत्तम है। अगला है परमानंद, यानी परम है जो आनंद, परम है जो आनंद हम बोल सकते हैं परमानंद। यहाँ पे लाल टोपी, लाल है जो टोपी, टोपी की विशेषता बताया जा रहा है कि टोपी कैसा है, लाल है, लाल है जो टोपी। ये कहाँ, कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। अगला है पीताम्बर, क्या चीज़, पीताम्बर। पीत है जो अंबर, पीत मतलब होता है पीला, है जो अंबर यानी वस्त्र, अंबर का मतलब होता है वस्त्र ना, यानी वस्त्र के बारे में बता रहा है कि ये पीला है।
समझे कि नहीं। पीतांबर यानी पीत है जो अंबर यानी कि पीला है जो वस्त्र। अगला है महाराज, यानी इसका अर्थ है महान है जो राजा, महान है जो राजा वही है महाराज। अगला है प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, हम बोल सकते हैं प्रधानाध्यापक। अगला कापुरुष, कापुरुष का मतलब है कायर है जो पुरुष, समझे कि नहीं। अगर इस तरह का आता है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे कर्मधारय समास है। अब अगला समास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो क्या बोलते हैं समास है वो है बहुव्रीहि समास, ठीक है, जो कि आपको लास्ट यही चौथा प्रश्न क्या बोलते हैं समास पढ़ना है आपको बोर्ड एग्जाम में, और इससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग आपको क्या बोलते हैं कि हैंग नहीं करवाना है, इतना ही बहुत है, समझे कि नहीं। हम बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है जिस समास का दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद, समझे कि नहीं, जिस समास का दोनों पद यानी पहला पद भी और दूसरा पद भी मिल करके नए पद का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब जिस समास में दोनों पद मिल करके नए पद का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, समझे कि नहीं। अब समझिए कि कैसे इन लोग करता है निर्माण ना। उदाहरण के लिए लिखा है गजानन, क्या है गजानन, इसमें दो चीज़ है, इसका संधि विषय जब करोगे तो गज और आनन दो चीज़ आएगा, समझे कि नहीं। गज मतलब होता है हाथी, क्या चीज़ हाथी, और आनन का मतलब होता है मुख, क्या होता है मुख, यानी कि हाथी के समान जिसका मुख हो, क्या चीज़ हाथी के समान या गज के समान जिसका मुख हो, अर्थात गणेश, नया शब्द की रचना हो गया गणेश, समझे कि नहीं। इसमें गज और आनंद दो लोग मिल करके यानी दो क्या बोलते हैं कि दो पद मिल करके एक नए शब्द की रचना कर दी है गणेश की, समझे कि नहीं। यानी गजानन का मतलब है गज के समान मुख हो जिसका, अर्थात गणेश। अगला है नीलकंठ, यानी नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव, समझे कि नहीं। नीला और कंठ किसका है, शिव का है कि नहीं। अगला है चक्रधर, यानी चक्र धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। अगला है पीतांबर, यानी पीला है जिसका अंबर, अर्थात कृष्ण, कृष्ण जी का जो अंबर है वस्त्र जो है वो पीला कलर का होता है। अगला है बारहसिंगा, 12 है जिसका सिंह, अर्थात मृग, क्या चीज़ मृग जो होता है उसका 12 सिंह होता है, समझे कि नहीं समझे। अगला है चंद्रशेखर, यानी चांद धारण करने वाला, अर्थात शिव, समझे कि नहीं, नया पद हमारा शिव मिल गया ना। अगला है दशानन, यानी 10 है जिसके आनन, आनन बोले तो मुख, दशानन, समझे कि नहीं, अर्थात रावण, क्या चीज़ अर्थात रावण, यहाँ पे नहीं लिखा था हम आपको लिख दे रहे हैं ना, अर्थात रावण। चतुर्भुज, यानी 4 है जिसके भुजा, अर्थात विष्णु, विष्णु जी के 4 भुजा हैं। अगला है चारपाई, 4 है जिसके पाय, अर्थात खाट, खटिया जानते हैं ना उसके 4 पाई होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग को बहुव्रीहि समास पढ़ना था, यहाँ तक हमने खत्म कर दिया है, समझे कि नहीं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास ये आपका मुख्य है समास, और इसको आप अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। अगला चीज़ हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 10 के सिलेबस में वो पढ़ना है तत्सम शब्द। क्या पढ़ना है बाबू लोग, तत्सम शब्द। समझिए लिखा है जिन शब्दों को संस्कृत से, कौन से भाषा से, संस्कृत से ना, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है, क्या बोल रहे हैं, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, समझे कि नहीं। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखे हैं, इधर लिखे हैं तद्भव शब्द, इधर लिखे हैं तत्सम शब्द, ओके। आपको तद्भव दिया रहेगा, आपको बनाना है तत्सम, ओके। जैसे आम, आम का शुद्ध सांस्कृतिक भाषा में, शुद्ध संस्कृत भाषा में हम इसको आम्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं आम्र। तो आम का जो तत्सम शब्द है वो आम्र है। हम बोले ना कि संस्कृत भाषा से लेना है बिना किसी परिवर्तन के, तो आम को हम आम्र बोल सकते हैं। अगला है अचरज, अर्थात इसको हम संस्कृत में बोल सकते हैं आश्चर्य। आँख का क्या होता है तत्सम अच्छी। अमोल का होता है अमूल्य। आग का होता है अग्नि। आंसू का होता है अश्रु, और आसरा का होता है आश्रय। इस प्रकार की चीज़ें आप लोग को मिलेंगे,
तत्सम शब्द में आप यही समझिएगा कि इधर आपको तद्भव दिया रहेगा और इधर तत्सम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको देता है तो आप उसका क्या करेंगे कि आप उसका शुद्ध संस्कृत भाषा में उसका हम उच्चारण कर देंगे, समझे कि नहीं। ये इस जैसे यहाँ पर लिखे हैं, आग को हम अग्नि बोलते हैं, आंसू को अश्रु बोलते हैं, आश्रा को हम आश्रय बोलते हैं, समझे कि नहीं। ये हमको तत्सम से समझना था और आपको समझा दिए। अगर हम आय की बात करें, इतना समझ आने के बाद हम लोग समझेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में कि क्या होता है, और इससे 1 नंबर भी छूटना नहीं चाहिए भाई। हर विषय क्या बोलते हैं कि हर एग्ज़ाम में ये आता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, क्या चीज़, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, उस शब्द को हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। कुछ लोग पर्यायवाची से बोलते हैं इसको, लेकिन पर्यायवाची नहीं होता है, पर्यायवाची होता है, समझे कि नहीं। ये समझिए कि इसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा है हवा। हवा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो पवन, वायु, समीर, मारुत, व्यार और अनिल, ये सारी चीज़ें जो होते हैं हवा का पर्यायवाची है। पवन का भी अर्थ हवा है, वायु का भी अर्थ हवा है, समीर का अर्थ भी हवा है, मारुत का भी हवा है, व्यार का भी हवा है और अनिल का भी हवा है। इस तरह से हम हवा का पर्यायवाची याद कर लेंगे। अगला है पानी। पानी को हम बोलते हैं जल, नीर, सलील, अम्बु, तोय, पय, वारी। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। अगला क्या है, कमल। कमल के बारे में, जैसे पंकज, सरोज, नीरज, अरविंद, अंबुज, ये सारी चीज़ें क्या है, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर सूर्य की बात करें तो सूरज, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर और दिनकर, ठीक है। यहाँ पे दिनकर हम 2 बार लिख दिए हैं, यहाँ पे दिनकर लिखा है, यहाँ पे लिखा गया था ना। तो सूरज, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, इतने चीज़ें सूर्य का पर्यायवाची शब्द है ना। अगला लिखा है वन का पर्यायवाची शब्द, जंगल, कानन, अरण्य, विपिन और एक होता है गहन, और भी होते हैं, ठीक है। अगला है वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, पेड़, तरु, विटप, साखी और पादप, ये किसके होते हैं, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द। इतना समझ जाने के बाद में हम लोग को अब समझना है रस के बारे में। किसके बारे में, रस के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रस के बारे में कि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। क्या होता है, आनंद। रस क्या होता है भाई, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं ना कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, समझिए ना, किसी भी काव्य को अगर पढ़ रहे हैं, किसी नाटक को देख रहे हैं या किसी ऐसी चीज़ों को हम सुन रहे हैं जिससे हमें आनंद की अनुभूति हो रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रस कह देंगे, समझे कि नहीं। तो रस के प्रकार की अगर बात करें तो रस 11 प्रकार के मुख्य होते हैं, जो कि इस प्रकार से है, आपको हम दिखा देते हैं ना। आपको 2 चीज़ याद रखना है, एक रस और दूसरा स्थायी भाव, ठीक है। रस का नाम और स्थायी भाव 2 चीज़ याद रखना है ना। जब तक स्थायी भाव नहीं याद होगा तब तक आप इसका परिभाषा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहला है श्रृंगार रस। क्या, श्रृंगार रस, और इसका स्थायी भाव होता है रति। आप ये याद रखेंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। दूसरा है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है हास। तीसरा है करुण रस, जिसका होता है स्थायी भाव शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। अद्भुत रस का आश्चर्य होता है। भयानक रस का भय होता है। विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा होता है। क्या चीज़, स्थायी भाव। इसके बाद शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग होता है। और एक लास्ट जो है, जो कि जगह नहीं बच पाया था इसलिए लिखे हैं यहाँ पे, वात्सल्य रस के बारे में, जिसका स्थायी भाव होता है वत्सल्यता, समझे कि नहीं। इतने 11 प्रकार के होते हैं रस, लेकिन इतना आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से केवल 2 पढ़ने हैं, एक हास्य रस और एक करुण रस। और आप याद रखेंगे कि हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास्य होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसके बाद इसका परिभाषा आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं हास्य रस के बारे में। जैसा कि लिखा हुआ है, भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, ठीक है।
के संयोग से। समझिए भाव, इसमें ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, 4 चीज़ें याद रखना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझा देंगे आपको, ठीक है, समझा ही देते हैं तब आगे बढ़ते हैं ना। भाव का मतलब क्या होता है, विभाव का मतलब क्या होता है, अनुभाव का मतलब क्या होता है और संचारी भाव का मतलब क्या होता है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई नाटक हो रहा है, आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, तो जो नाटक मंच पे हो रहा है उसको हम भाव कह देंगे कि किस भाव से वो हो रहा है नाटक, ठीक है। विभाव का मतलब अब उसको हम देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस नाटक को हम देख रहे हैं। जो मंच पे काम हो रहा है या नाटक हो रहा है उसको भाव बोलेंगे, उसको जो हम देख रहे हैं तो उसको विभाव बोलेंगे। अब अनुभव का मतलब उसको देखने के बाद हमारे शरीर में कैसा अनुभव हो रहा है, ठीक है, कैसा अनुभव हो रहा है। और क्या है संचारी भाव का मतलब, अब अनुभव होने के बाद हम लोग के शरीर में किस तरह का संचार हो रहा है। कहने का मतलब है कि हमें उसको देखने के बाद दुख हो रहा है या खुशी हो रहा है या मस्ती आ रहा है, समझे कि नहीं, तो उसको होता है संचारी भाव ना। यानी भाव का मतलब जो नाटक वहाँ पे हो रहा है, विभाव का मतलब जिसको हम जो हम नाटक को देख रहे हैं, अनुभव का मतलब उसको देखने के बाद हमको कुछ महसूस हो रहा होगा, अनुभव हो रहा होगा। और संचारी भाव का मतलब अनुभव होने के बाद हम लोग के शरीर में एक संचार होता है। तो ये भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है, ये 4 चीज़ याद रखेंगे, इसी के अनुसार परिभाषा बनेगा। ओके, तो लिखा है हास्य रस के बारे में, तो हम ऐसा लिखेंगे कि भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से, यानी इन सब के मिलने से प्राप्त होने वाली, इन सब जब मिलेंगे तो हमें प्राप्त होगी हास्य नामक स्थायी भाव। अगर हास्य रस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें हास्य नामक स्थायी भाव प्राप्त होगी ना। तो याद रखेंगे कि भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से प्राप्त होने वाली हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उस उत्पत्ति होती है। समझे कि नहीं, आप ये याद रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक परिभाषा अगर याद है तो आप किसी भी रस का परिभाषा ऑटोमेटिक अपने आप ही बना सकते हैं। समझे कि नहीं, बस केवल स्थायी भाव चेंज करना है यहाँ पे। जैसे मान लो करोड़ रस का बनाना है, किसका, करोड़ रस का, किसका, करोड़ रस का, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो शोक होता है स्थायी भाव ना, इसको उठा के यहाँ रख देना है यहाँ पे, ठीक है, बाकी वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग क्या चीज़, करुड़ रस, और इसका परिभाषा कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा कि भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से प्राप्त होने वाली, यहाँ पे लिखेंगे शोक, शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। इस तरह से बनता है, समझे कि नहीं। और भी जितने भी हमारे रस हैं, ठीक है, तो उनका भी हम बना सकते हैं। जैसे मान लो श्रृंगार रस है, क्या चीज़, श्रृंगार रस, इसका नाम होता है रति, क्या चीज़, स्थायी भाव होता है रति। अब इसकी सहायता से हम इसका परिभाषा बना लेंगे, ऐसे बोलेंगे कि भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से प्राप्त होने वाली, ठीक है, रति नामक स्थायी भाव से, किससे, रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ऐसा हम बोल देंगे ना। तो हम हास्य रस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा जान गए। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, बहुत छोटा छोटा हम लिखे हैं भाई, जो कि आपको आना चाहिए, और ये बोर्ड एग्जाम में अगर लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे लिखे हैं हास्य रस के बारे में, भाई हमको हंसी आना चाहिए ना, इसलिए इस तरह का एग्जाम्पल लिखा गया है। लिखे हैं, मेरठ में हमसे मिले प्रोफेसर घड़ियाल, क्या चीज़, मेरठ में हमसे मिले प्रोफेसर घड़ियाल, सफा चट थी खोपड़ी, इधर उधर कुछ बाल, ओके, इधर उधर कुछ बाल लिए, मस्तक पर बिंदी, बोल रहे थे आधे इंग्लिश आधे हिंदी, ठीक है। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक और लिखे हुए हैं, आपको जो भी पसंद आता है आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड जो एग्जाम्पल है ये इस तरह का है, ध्यान से देखेंगे। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल, समझे कि नहीं। इसको भी अगर आप लिखते हैं तो बड़ा मनोरंजक है, आप इसको बैठ के पढ़ेंगे या किसी को सुनाएंगे तो बड़ा क्या बोलते हैं, आपको आपके मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा, ठीक ना, और मुस्कुरा जाएंगे आप, ओके। तो लिखा है, हाथी जैसे देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसे गाल, ओके। ये हमारा हास्य रस की क्या हो गया, उदाहरण हो गया। इसके बाद हम देखा जाए तो करुण रस के बारे में हम लोग जानते हैं कि करुण रस क्या होता है। तो हम उसी का तरह जैसे हम हास्य रस का परिभाषा लिखे हैं उसी तरह इसको भी लिख रहे हैं ना। तो ध्यान देंगे, इसमें लिखा हुआ है,
भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से प्राप्त होने वाली शोक नामक स्थायी भाव से, इस बार स्थायी भाव चेंज किया गया है, शोक कर दिया गया है। भाई करुण रस में शोक उत्पन्न होगा ना, इसलिए शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। इस तरह से आपको लिख देना है एग्जाम में। इसके बाद में एग्जाम्पल लिखना है। क्या चीज़? एग्जाम्पल। देखिए आप इसका हम आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आपको जो बेस्ट लगे, जो भी जल्दी याद हो जाएगा, आप उसको याद करके जाएंगे और लिख देंगे। लिखा हुआ है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तू मही देखी सीता मृग नैनी। समझे कि नहीं? ये कब का है? जब माता सीता का हरण हो जाता है तो राम और लक्ष्मण जी ढूंढते हैं उनको, सीता जी को। जब कहीं नहीं मिलते हैं तो वे खग मतलब पक्षी से पूछते हैं, मृग मतलब हिरण से पूछते हैं, मधुकर श्रेणी बोले तो वन में निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सबसे पूछते हैं कि आप बताओ, तुम ही देखी सीता मृग नैनी, क्या आप हमारे सीता को देखे हैं? ठीक ना? वो समझे कि विरह व्यथा में वो इतना व्याकुल थे कि आप कह नहीं सकते, हम आपको बता नहीं सकते किस तरह से। समझेंगे नहीं? ये समझिए कि यहाँ पे करुण रस है, यहाँ पे राम और लक्ष्मण जी बहुत ही दुखी हुए थे। समझे कि नहीं? तो इसलिए आप इसको भी लिख सकते हैं किस में? करुण रस में। अगर ये नहीं लिखते हैं तो एक देखिए बहुत छोटा सा लिखे हैं, देखिए इतना बड़ा है, बड़ा नहीं है, छोटा है, समझे ना? इसको भी देखिए, यहाँ पे क्या है? अभी तो मुकुट बंधा था माथ। क्या चीज़? अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हुए हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, पना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ा है छिन्नाधार। कहने का अर्थ है ये ऐसे समय का उदाहरण है जब एक स्त्री होती है, जब उसका शादी हो जाता है तो उसका जो हस्बैंड है, पति, उनकी मृत्यु हो जाती है। समझे कि नहीं? तो आप इसको भी लिख देंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, इसमें कोई कटेगा नहीं, 1 नंबर नहीं आपका मिस होगा। समझ रहे हैं ना? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे। आगे हम चलेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे अलंकार के बारे में कि अलंकार का क्या पढ़ना है, और क्या बोलते हैं कि और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बताएंगे। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर आप अपने बैचमेट्स में शेयर ज़रूर करेंगे ताकि उनका भी हेल्प हो सके, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है? ताकि मैं आप लोग का और भी बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। समझे कि नहीं? तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।